हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीएसई बी की हिंदी की लेसन नंबर 18 अंधेरी नगरी। बड़ी दिलचस्प लेसन है। और ये देखते हैं पात्र परिचय। नारायण दास महान के शिष्य है। गोवर्धन दास जो है ये भी महान के शिष्य है। चौपत राजा, यहाँ पे हमारे जो राजा है अंधेरी नगरी के वो है। कुजुद्दीन हलवाई, फरियादी, कल्लू बनियान, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, पदरिया, कोटवाल, सिपाही। ये कुछ कैरेक्टर है जो लेसन के अंदर आएंगे। पहला दृश्य देखते हैं। स्थान, शहर के बाहर सड़क। मोहन जी और दो चेले बात कर रहे हैं। कुछ एक्चुअली ना, एक शहर के अंदर एंटर होते ही ना, अपना जो गुरु होते हैं उनका नाम होता है महत, वो अपने दो शिष्यों के साथ बात करते हैं और शुरुआत होती है उनकी कन्वर्सेशन। महान, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। और हमारे यहाँ जो गुरु जी होते हैं वो अपने एक शिष्य, उनका नाम होता है नारायण दास, को बोलते हैं कि ये ना दूर से तो बड़ा चमचमाता शहर लग रहा है, अगर यहाँ से कुछ भी मिलते हैं तो हम पहले भगवान को भोग धराएंगे। नारायण दास बोलते, गुरुजी महानगर, अरे गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा, कि अगर दक्षिणा भी अच्छी होगी तो हमें खुशी होगी। महत, बच्चा गोवर्धन दास, तो पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास तो पूर्व की ओर जा। दोनों शिष्यों को अलग अलग डायरेक्शन में जो महंत होते हैं वो भेजते हैं, और गोवर्धन दास मतलब दोनों ही चले जाते हैं। वैसे गोवर्धन दास भी चले जाते हैं। गोवर्धन दास एक कुजुद्दीन को, मतलब सब्जी बेचने वाली को, बोलते हैं, क्यों भाजी क्या भाव? देखिए, भाजी क्या भाव थी? कुजुद्दीन बोलते, बाबा टके सेर। टके सेर मीन्स शेर का 1 टका। ठीक है, उसने बोला कि 1 टके में मैं आपको शेर भाजी दूंगा। तो गोवर्धन बोले, सब भाजी टके से? वाह वाह, बड़ा आनंद है। उनको तो मज़ा आ गया कि यार एक शेर भाजी 1 टके में, बड़ा अच्छा है। यह सभी चीज़ें टके शेर थी। धीरे धीरे करके उन्होंने सारी चीज़ें देखी तो सारी चीज़ों के एक ही भाव थे। आश्चर्य तो हुआ उन्हें। हलवाई के पास गए, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव दी? तो हलवाई ने भी बोला टके शेर। गोवर्धन दास वापस बोले, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? तो एक बच्चे को पूछा, लोग आखे कि नगरी का नाम क्या है? तो बच्चे ने बोला, अंधेरी नगरी। हलवाई ने भी बोला, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई ने बोला, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, वैसे करके पूरा लाइन कंस्ट्रक्शन कर दिया। वो भी पूरा एकदम पैरेलल और एकदम राइमिंग में। हलवाई बोला, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। उन्होंने बोला हलवाई को कि कुछ चाहिए तो लो, मैं पैक कर देता हूँ। गोवर्धन दास को तो बड़ी मज़ा आ गई। बच्चा, भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। और जो भी पैसे उन्होंने भीख मांग के दिए हुए थे उससे उन्होंने मिठाई खरीदी, वो भी 3.5 सेर। ओके, मोहन जी और नारायण जी एक और से आते हैं और दूसरी देर से गोवर्धन आता है। मतलब जो शिष्य और गुरु होते हैं वो एक टाइप से आते हैं, एक तरह से आते हैं, और दूसरी साइड से गोवर्धन दास आते हैं। महंत बोला, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। महंत ने गोवर्धन दास को बोला कि तुम्हारी बैग तो बड़ी भारी है, क्या लेके आया हो बताओ। गोवर्धन दास बोले, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में लेके आया, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल दी। देखो, मेरे को इतने पैसे मिले और उसमें तो उतना सारा सामान आ गया। मन बोला, बच्चा नारायण ने मुझे कहा था कि, नारायण दास ने मुझे कहा था कि यार सभी चीज़ें टकी शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी, उसका राजा कौन है जहाँ टकी शेर भाजी और टकी शेर खाजा मिलता है? महंत ने थोड़ी इंक्वायरी करते हुए गोवर्धन दास से पूछा कि ये कौन सी नगरी है, राजा का नाम क्या है। जो चीज़ें गोवर्धन दास ने इवेंचुअली वो हलवाई से पूछी हुई थी, वही सवाल महंत ने किया, और वहाँ पे उनको जवाब देते हैं कि ये अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, सब टकी सिर भाजी और टकी सिर खाजा है। महंत तो, बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकी सिर भाजी और टकी सिर खाजा मिलता हो। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। और वैसे करके जो गुरुजी होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये नगरी में रुकना ना, मतलब भेजा खाली होगा ना, वही इंसान यहाँ पे रुकेगा। मतलब सब चीज़ों का एक ही भाव, मतलब बेवकूफ़ राजा है क्या? गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इसी नगर में, मैं इसी नगर में रहूँगा, मैं इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा। और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। गोवर्धन दास को ना ऐसे लालच आ जाता है कि नहीं भाई, मैं तो यही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें सस्ती मिलती है। कौन भीख मांग मांग के अपना पेट गुजारा करेगा? महंत उसको चेतावनी देते हुए, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट में पड़े तो याद करना। यह कहते हुए संकट जो महंत होते हैं वो चले जाते हैं। चेतावनी दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे ना कुछ भी मुसीबत हो सकती है, मुसीबत आएगी ना तेरे सिर पे आएगी, अगर आए भी ना तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा मदद के लिए। वैसे करके चेतावनी और मदद की सहायता की, जो भी मदद करने के लिए इरादे से वो बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आई तो मैं भी आ जाऊँगा।
दूसरा दृश्य देखते हैं, दूसरा एक प्ले चालू होता है। राजा, मंत्री, नौकर, ये सीन राजा के दरबार में है। ये तीनों तीन अपनी जगह पर बैठे हुए, पर्दे के पीछे दुहाई दे, दुहाई है का शब्द होता है, मतलब रो रहे हैं कोई इंसान। राजा ने बोला दरबारियों से, कौन चिल्ला रहा है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर, एक फरियादी जो होता है, ऐसा मतलब राजा कैसे होता है कि अपने सिंहासन पर बैठा होता है और एक बारी नगर की लोगों की फरियाद सुनता है और उसका सल्यूशन देता है। तो एक पीछे बैकग्राउंड में से जोर जोर से चिल्लाई हुई आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने बुलाया और उनके जो नौकर थे वो एक फरियादी को लेके भी आए। फरियादी ने बोला, दुहाई महाराज दुहाई। राजा ने बोला, क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर गई तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा ना, कल्लू को पकड़ के लाओ। उन्होंने बोला कि उसकी दीवार गिर गई ना तो मेरी बकरी मर गई। तो राजा ने आदेश दिया कि कल्लू को पकड़ के लेके आओ। नौकर जो होते हैं ना, भाग के जाते हैं और बन्ने को पकड़ के लाता है। राजा उसको पूछे, क्यों बन्ने, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बन्ने बोला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार ही ऐसी बनाई थी, उसने ना अपना पूरा दोष कारीगर के ऊपर मर दिया। राजा ने बोला, अच्छा। राजा बेवकूफ़ एक नंबर का, उसको पता ही नहीं कि फैसला मैं क्या दूँ। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता जाएगा और दूसरे का नाम देता जाएगा, वैसे करके उन्हें बुलाता जाएगा। अच्छा, कल्लू को छोड़ो, कारीगर को पकड़ो। कल्लू को जाने देता है, भले उसकी दीवार गिरी, लेकिन वो कारीगर को पकड़ के लाता है। कल्लू चला जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ के लेके आते हैं। राजा, क्यों है कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? अरे यार, जिसकी दीवार पर ही उसको नहीं पकड़ गया, आप उसी को पकड़ रहे हो। कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया था कि दीवार गई, उसने चूने वाले पे मर दिया। तो राजा ने वापस आदेश दिया कि इसको जाने दो और चूने वाले को पकड़ के लाओ। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? अभी चूने वाले को पूछते कि तुम्हारी बकरी कैसे, तुम्हारी वजह से इसकी बकरी मर गई है तो कैसे मर गई? चूने वाला बोलता है, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। कि जो भिस्ती होता है ना, जो चूना वूना सब चीज़ों का काम करता होता है, तो उन्होंने बोला कि उसने पानी ना ज़्यादा डाल दिया था, तो उससे ना जो दीवार है उसकी बनावट पकड़ मजबूत नहीं हो पाई। राजा बोलते हैं, तो ठीक है, इसको जाने दो, भिस्ती को पकड़ के लेकर आओ। राजा के पास दिमाग वापस नहीं है, तो वो जिसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ना करे बिना दूसरे कैरेक्टर को बुलाने के लिए आदेश देता है। राजा बुलाते हैं, भिस्ती आ जाते हैं। राजा बोलते, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी डबकर मर गई? भिस्ती बोलती है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया था। भिस्ती जवाब देते हुए बोलता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो कसाई था उसने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, तो मेरे से पानी भी ज़्यादा उड़ेल दिया गया। राजा बोले, अच्छा ठीक है, भिस्ती को जाने दो। और वैसे करके कसाई को बुलाने का आदेश देते हैं। नौकर भिस्ती को जाने देते, निकाल देते और फिर कसाई को लेके आते। राजा बोलता है, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? राजा वापस क्वेश्चन वो कसाई को करते हैं। कसाई बोलते, महाराज गडरिया ने टक्की की ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ में बेच की मशक बड़ी बन गई। वो अभी दूसरे पे अपना दोष मतते हुए बोलता है कसाई की, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो गडरिया का प्रॉब्लम है, उसने मुझे जो भेड़ दी थी वो इतनी बड़ी थी तो मेरे को ख़त्म भी करनी थी, इसलिए मैंने मशक बड़ी बना दी। राजा बोलती, अच्छा ठीक है, कसाई को जाने दो, गदरिया को लेके आओ। और वैसे ही करके नौकर वैसे ही करते हैं। और राजा जब गदरिया आता है उससे पूछते हैं, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बनी बेची? राजा बोलते, महाराज इधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मेरी छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। और बोले, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो कोतवाल की सवारी आ रही थी ना, उसकी वजह से मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया और मुझसे ना अनजाने में बड़ी बड़ी बनती गई, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। राजा उसकी भी बात मान लेते हैं और बोलते हैं, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। और जो सिपाही होती है, सैनिक होते हैं, उनको लेके आते हैं। नौकर जो होते हैं कोतवाल को पकड़ कर लेके आ जाते हैं। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली? की गदरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। तो राजा अभी उसको क्वेश्चन करता है कि भाई इतनी धूमधाम करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा कि उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। अभी बेचारा वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन राजा ने उसको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो कोतवाल वापस अपना कसूर ना मानते हुए बोलते, महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो राजा बोला, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। तो कोतवाल ने किसी और का नाम नहीं दिया, तो उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और कोतवाल को पकड़कर ले गए फांसी देने के लिए। अभी तीसरा दृश्य शुरू होता है। गोवर्धन बैठा मिठाई खा रहा होता है, बेचारा आराम से मज़े ले रहा होता है। गुरुजी के उसको वार्न करने पर भी वो ना मानता नहीं है, और वहाँ उसको ना अपनी लाइफ बड़ी अच्छी लगती है कि सब चीज़ें टके सिर भाजी, टके सिर खाजा मिलता है। गोवर्धन बोलता, गुरुजी ने हमको बेकार ही यहाँ रहने के मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़ा है।
उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा था गोवर्धन को, क्योंकि इतना सस्ती चीज़ें, इतनी ऐशो आराम कभी उसने देखी नहीं थी। तो थे ना जो शिष्य हमारे गुरुजी थे ना हमको बेवकूफ़ी बना रहे थे यहाँ रहने के लिए, पता नहीं क्यों ही मना कर रहे थे। इतनी मज़ेदार लाइफ है, खाते पीते बस मस्त हो जाओ। और इतने में ही 4 सिपाही आते हैं और उसको पकड़ के लेके जाते हैं। सिपाही चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। वैसे करके राजा के सिपाही आके गोवर्धन दास को पकड़ के लेके जाते हैं। उसको तो लग रहा है कि घबरा करके मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैंने क्या किया, अरे यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो। बार बार सिपाही से दुहाई लगाता हुआ पूछ रहा था कि मैंने क्या किया। सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने ले गए तो फांसी का फंडा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले थे। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, उन्होंने हुक्म दिया कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को तो सज़ा होनी ही चाहिए, नहीं तो न्याय न मिलेगा। सो बड़ा बेवकूफ़ सा रीज़न देते हुए सिपाही ने उसको बोला कि कोतवाल को फांसी रात को ही देने वाले थे, लेकिन ना उनका फांसी का फंदा बड़ा निकला। तो राजा ने बोला न्याय तो करना पड़ेगा, इसलिए कोई बड़ा सा मोटा सा इंसान ढूंढ के लाओ जिसके गले में ये जो फांसी का फंदा हो वो फिट हो पाए। गोवर्धन, दुहाम परमेश्वर की। और वैसे करके वो ऐसा बोलते हैं, भगवान ये क्या फंस गया है, कहाँ मुसीबत है, क्या बेवकूफ़ राजा है। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। और मन में ही मन में अपने गुरुजी को याद कर रहा होता है। गोवर्धन से चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी सिपाही उसे पकड़ कर ही ले जाते हैं। गोवर्धन, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। और चिल्ला चिल्ला के बोला कि अरे मेरे को ये लोग बेवकूफ़, मेरे को बेकसूर ही फांसी दे के मार डालेंगे। सिपाही, अरे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कोई टाल सकता है। गोवर्धन, हाय मेरे गुरुजी का कहना ना माना उसी का यह फल है, गुरुजी कहा हो बचाओ गुरुजी गुरुजी। वैसे करके गुरुजी को मन में याद कर रहा होता है। और गुरुजी को भी वहाँ पे आभास हो ही जाता है कि मेरा जो शिष्य है वहाँ पे परेशानी में है। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है। और इंस्टेंटली जो महंत होते हैं वो थोड़ी देर में आ जाते हैं, उनको आभास हो जाता है कि गोवर्धन दास मुसीबत में है। गोवर्धन हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। वैसे करके वो गुरुजी को अपनी परेशानी बताते हैं। महंत, कोई चिंता नहीं। भो चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते और गुरुजी उसको कुछ कान में कुछ कहकर उसको समझा रहे होते कि ये हमारी प्लान है। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। और वैसे करके ना थोड़ी देर के बाद अपने अंदर आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं मैं चढ़ूंगा फांसी पे, मैं चढ़ूंगा फांसी पे। इन प्रकार दोनों को बहस करते हुए सिपाही भी चकित हो जाते कि यार इतना फांसी पे चढ़ने के लिए इतना एक्साइटमेंट। तो राजा के पास मंत्री कोतवाल और इन सबको लेके जाते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। तो राजा ने बोला गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। राजा ने क्वेश्चन पूछा। महंत ने बोला, राजा इस समय ऐसी सुख घड़ी है कि जो मरा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और उसको बेवकूफ़ बना दो, राजा बेवकूफ़ी था, गुरुजी को समझ में ही आ गया होता। तो उन्होंने बोला कि अभी जो मरेगा ना वो सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मंत्री ने ऐसा बोला। राजा ने भी ये बोला कि हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं हमको हुक्म है, आपने मेरे को बोला था तो मैं ही चढ़ूंगा। वैसे करके आपस में लड़ रहे थे। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। कोतवाल भी एक्सेप्ट कर देते कि हमारे कारण से तो ये दीवार गिरी। सब बेवकूफ़, मतलब सबको स्वर्ग जाना है, जो सिर्फ महंत का सिर्फ एक ट्रिक था। राजा चुप होकर सब बोले, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओगे, जल्दी जल्दी करो। बोले कि यार मेरे को ही चढ़ा दो, मैं ही स्वर्ग जाऊंगा, यहाँ से भी अच्छा राजपाट उधर होगा। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते, पर्दा गिरता है और इस हिसाब से अंधेरी नगरी की प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जो बेवकूफ़ राजा था वो वहाँ से निकल गया। अभी ये चुने हुए बाल एक आंख में से ली हुई है। होपफुली आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।